चौधरी नज़ाफत पूरी पूरी अदाकारी का मुजाहिरा कर रहा था। इनायत भाई ये समझी थी कि थानेदार शाह साहब का नाम सुनकर चालू हो गया है और अब उनका काम बन जाएगा, लेकिन क्या फजल शाह उसे अपने सियासी दुश्मनों के यहाँ रंगरलियां मनाने के लिए आजाद कर देगा? उसके दिमाग में सवाल पैदा हुआ और इनायत भाई भी घबरा गई। वाकई उसने इस कमबख्त छोटे थानेदार की बात मानकर अपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ लिया था। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। थाने में पहुंचकर एक मरतबा फिर उसने फजल शाह और रियासत के नाम की दुहाई दे दी थी। देखो भाई, तुमने इन लोगों का नाम ले दिया है जिनके सामने हम दुम मारने की भी मजाल नहीं रखते, लेकिन इस वक्त रात के इस पहर में किसी को हवेली भेजने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैं सैयद बादशाहों के सदके तुम पर इतनी मेहरबानी जरूर करूंगा कि तुम्हें आज रात हवालात के बजाय अपने कमरे में रखता हूँ। सुबह शाह साहब को तुम्हारा पैगाम पहुंचा देंगे, उसके बाद उनकी मर्जी। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर बड़ा खतरनाक केस बन गया है, जिससे तुम्हारी जान शाह साहब भी बड़े जोर लगाकर ही छुड़ा सकते हैं, और तो कोई माइका लाल तुम्हें रिहा नहीं करवा सकता। तुम यहाँ से सीधी जेल जाओगी, जहाँ से फिर 4-5 साल तक तुम्हारे बाहर आने का कोई इम्कान नहीं। SHO ने उन पर यही जाहिर किया था कि उसका लहजा शाह साहब के नाम की वजह से शरीफाना हो गया है। लेकिन चौधरी साहब, हम भी इज्जतदार लोग हैं। अगर रात तुम्हारी इज्जतदारी तो अब तक निकल जाती। यह हट्टे कट्टे जवान देख रही हो ना, इन्होंने शायद कई साल से तुम्हारी बेटी जैसी औरत नहीं देखी, और ये सब मिलकर तुम्हारी इज्जत का वतिया पांचा करते कि तुम मरते दम तक याद रखती। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुमने शाह साहब का नाम ले दिया, जिनकी वजह से मैं तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ। अब एक लफ्ज भी जबान से ना निकालना, जो मैंने कह दिया वही होगा। ज्यादा टर की तो हवालात में बाकी मुलजिमों के साथ ही सारी रात के लिए बंद कर दूंगा। चौधरी नज़ाफत बड़ी कामयाबी से रियासत शाह के स्टेज करदा ड्रामे को निभा रहा था। फजल शाह ने उसे बताया था कि जब इनायत भाई उनका नाम लेगी तो इसे क्या करना है। उसने अपने एक जवान को दोनों के कमरे में बंद करने का हुक्म दिया और खुद रिपोर्ट देने शाह साहब की हवेली पर चल दिया। सिपाही मोहम्मद दीन, जिसकी राल शहर से यहाँ तक मुसलसल टपकती आई थी, दोनों को हाँकता हुआ उस खास कमरे तक ले आया जो थानेदार चौधरी नज़ाफत ने उनके लिए मुख्तस किया हुआ था। इस कमरे में एक मसहरी, 2 कुर्सियां, छोटी सी मेज मौजूद थी। अमूमन ऐसे मुजरिमों की निगरानी की खुसूसी खिदमत सिपाही मोइनुद्दीन ही को अंजाम दिए नहीं होती थी। वो थानेदार का खास चमचा था। उसे उम्मीद थी कि चौधरी साहब कम अज कम इनायत भाई को इसके लिए छोड़ दें तो यही इनका बहुत बड़ा इनाम होगा। इनायत भाई और उसकी बेटी की हर मुमकिन कोशिश यही थी कि वो रात यहाँ ना गुजारें, और जिस तरह भी मुमकिन हो इनका कोई शनासा इन्हें रातों रात यहाँ से ले जाए। अगर वो रात थाने में रह गए तो सारी जिंदगी के लिए बाजार में नाक कट जाएगी और उनकी बनी बनाई इज्जत और रोब सब खाक में मिल जाएगा, क्योंकि बाजार वाले आज तक उनसे सिर्फ इसलिए डरते थे कि इनायत भाई के ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं और पुलिस वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग तो इनका जीना धोबर कर देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कमरे में पहुंचकर इनायत भाई ने मुस्कुराते हुए सिपाही से पूछा। जी, मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन ने हविसनाक नजरों से उसके जिस्मानी उभारों का जायजा लेते हुए कहा। इनायत भाई इसके लिए कम अज कम इस हालत में भी अपनी बीवी से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। मोहम्मद दीन, हम सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भुला पाएंगे। तुम्हारी मेहरबानी, अगर हमारा एक काम कर दो। इनायत भाई ने अंदाजा लगा लिया था कि ये रेशा खत्मी उनका पैगाम शाह साहब तक पहुंचा देगा। हम तुम्हारी खिदमत भी करेंगे और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। ज़हरा बाई ने अपनी माँ की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। इनाम की क्या बात है? जी, मोहम्मद दीन भी जरूरत से ज्यादा ताबेदारी का मुजाहिरा कर रहा था। ये लो, ये अंगूठी रख लो, सोने की है, और फजल शाह साहब को हमारा पैगाम पहुंचा दो। इनायत भाई ने अपनी चिंगली उंगली से एक हल्का सा सोने का रिंग उतार कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नाना जी ना, खुदा के लिए कोई और काम बताएं, मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन इस वक्त शाह साहब की हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपका पैगाम तो शायद वहां पहुंचने ना दिया जाए और इनके खूनखार कुत्ते मेरी टिक्का बोटी कर डालें। कोई और खिदमत बता दे, मेरी जान भी हाजिर है। मोहम्मद दीन ने सहम कर कहा। अच्छा, तुमने हनीफ खां का नाम सुना है? अचानक ही ज़हरा बाई को नया ख्याल सूझा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि सुबह तक उनका पैगाम यहाँ से कोई भी शाह साहिबान तक पहुंचाने की जरूरत नहीं करेगा। वो नथु खान का लड़का? मोहम्मद दीन ने सवाली अंदाज से पूछा। हाँ हाँ, वही तुम इसे मेरा पैगाम पहुंचा दो कि हम यहाँ तहाने में बंद है। ज़हरा बाई ने बेकरारी से कहा। लेकिन उसका गांव तो यहाँ से 4-5 मील दूर है। इस वक्त घोड़ी ले जाना पड़ेगी। मोहम्मद दीन इस मुहिम के लिए तैयार था। घबराओ नहीं, जितना खर्चा आएगा उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। लो, ये भी रख लो, और तुम्हें हनीफ खां से भी इनाम दिलाऊंगी। उसने भी अपने सोने का रिंग उतार कर मोहम्मद दीन की तरफ बढ़ाया। मोहम्मद दीन ने हाथ बढ़ाकर उसका रिंग भी काबू कर लिया तो इनायत भाई को यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से घूंसा मार दिया हो। उसने खा जाने वाली नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा, जिसने मामूली से काम के लिए इतना ज्यादा खर्च कर दिया था, लेकिन आज उसकी बेटी को अपनी माँ की नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं अभी निकल जाऊंगा, आप बेफिक्र रहे। मोहम्मद दीन ने इन्हें मुतमईन किया। मौला तुम्हारा भला करे, हम तुम्हें कभी नहीं भुलाएंगे। वहाँ शहर में आना, तुम्हें अच्छी तरह मौज मेला भी करा दूंगी। इनायत भाई ने बादल खौफ सा कहा। सिपाही मोहम्मद दीन ने सारी जिंदगी हराम कमाया और खाया था, लेकिन इस तरह इस पर कभी हुन नहीं बरसा था।
उसके तो खुशी के मारे हाथ पांव फूल गए। उसको जहांदीदा ने अंदाजा कर लिया था कि जरूर इस तवाइफजादी का हनीफ खां से कोई नाजायज ताल्लुक है। वो खुद नथु खां का हमसाया और उसके साथ वाले गांव का रहने वाला था। उसे इल्म था कि नथु खां कितना बड़ा स्मगलर है और उसका बेटा तो बाप से भी 2 हाथ आगे था। आज तक इन लोगों ने दौलत के बलबूते पर ही तो खुद को पुलिस से बचाए रखा था। मोहम्मद दीन को उम्मीद थी कि जब वो हनीफ खां तक इसकी महबूबा का पैगाम पहुंचाएगा तो हनीफ खां भी खुश होकर इसे जरूर किसी बड़े इनाम से नवाजेगा। और ये कोई ऐसी मामूली डील नहीं थी जो वो मुहिज चौधरी नजाफत के खौफ या जज्बा ताबेदारी के तहत छोड़ देता। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में पहुंचते ही शदीद पेट दर्द का ढोंग रचाया था। ऐसा दर्द उसे कभी कभी पहले भी उठा करता था। अगले ही लम्हे वो थाने के सरकारी घोड़ों पर डॉक्टर से दवा लेने के बहाने हनीफ खां के गांव की तरफ जा रहा था। थानेदार चौधरी नजाफत का चहीता होने के सबब उसे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी। रियासत शाह ने अपने भाई फजल शाह के साथ खुद आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया था। शाह जी, मैं तो समझता था कि बड़ी टेढ़ी औरत होगी, लेकिन वो तो साली झाग की तरह बैठ गई। एसएचओ ने अपनी गर्दन फुलाकर नंबर बनाने शुरू किए। चौधरी साहब, असल इम्तिहान तुम्हारी हमारी दोस्ती का अब शुरू होगा। बड़े हिसाब से सारे मामलात निपटाने हैं, मेरी बात समझ गए ना? और हाँ, आला सुबह ही इन दोनों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोठी पर ले जाना। मैंने फिल वक्त 3 दिन के रिमांड का बंदोबस्त कर लिया है। इस तरह से तुम पर चाहे जितना ही दबाव आए, तुम 3 दिन तक इन्हें अपने कब्जे में रख सकते हो। मेरी बात समझ गए ना? और हाँ, मैं भी कल उस वक्त फजल शाह को थाने में भेजूंगा जब तुम इनका रिमांड हासिल कर चुके होगे। इसके बाद क्या करना है इसका फैसला आने वाले हालात को देख कर करेंगे। ऐन मुमकिन है कि कोई नई चाल चलनी पड़े, अभी तो बहुत कुछ होना है। कहीं भी अपनी मनसूबाबंदी में तब्दीली करनी पड़ सकती है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि 3 दिन तक दोनों को रिहा नहीं करना, जिसके लिए कानूनी चाराजोई तुम्हें हम फराहम कर देंगे। और जब रिहा करना है तो तुम हमारी सिफारिश से और किसी की नहीं, ना ही इन्हें किसी और की सिफारिश हासिल करने की कोशिश करने देना। मेरी बात समझ गए ना? रियासत शाह ने उसे तफसील से अपने अगले मंसूबे से आगाह करते हुए सारी बात समझा दी थी। शाह जी, नौकर हैं आपके, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ये तो आप ख्वामख्वाह का तकल्लुफ कर रहे हैं। रिमांड ना भी हासिल करें तो कोई माई का लाल इन्हें 3 रोज तक नहीं ले जा सकता। मेरा नाम भी चौधरी नजाफत है, चौधरी नजाफत। एसएचओ की गर्दन कुछ ज्यादा ही फूलने लगी थी। वो नंबर बनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही वफादारी का मुजाहिरा कर रहा था। चौधरी, तुम जानते हो हम कभी ख्वामख्वाह का तकल्लुफ नहीं किया करते। मेरा असूल है चौधरी, या तो मैं दुश्मन के मुंह के सामने मुक्का लहराता हूँ या फिर उसे इतनी कारी जब लगाता हूँ कि वो अपने कदमों पर उठकर खड़ा ना हो सके। तुम पलवाल के सरदारों को नहीं जानते। इन्होंने गुज़िश्ता 3 साल में बड़ा होमवर्क किया है। अपनी शहर वाली कोठी इन्होंने सिर्फ वीआईपी के लिए मखसूस कर रखी है। इन्होंने 3 साल तक अफसरान बाला को अपना काना किया है, जिसके बाद ये लोग मैदान में उतरे हैं। ये सारी दौड़ सिर्फ नथु खां और इसके बेटे को टकरा देने के लिए लगाई जा रही है। मेरी तरफ से आम हालात में दोनों जहन्नुम में जाएं। ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन जीतने के बाद हम ही दोनों का कांटा साफ कर दें, लेकिन अभी नहीं। फिल वक्त बाप बेटे एक तवाइफ के चक्कर में आपस में टकरा गए तो सरदारों की फतह हो जाएगी, जो हमारी सियासत की मौत होगी। चौधरी, हम गुज़श्ता 50 साल से इस इलाके की पर हुक्मरानी कर रहे हैं। हमारी जड़ें यहाँ बहुत गहरी हैं। कोई आम किस्म का बदमाश या शरीफ ज़्यादा हमसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। सरदार रशीद ने बड़ी लंबी प्लानिंग करके मैदान में कदम रखा है। मैं उसे कभी अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं कर सकता। तुम समझ गए हो ना मेरी बात? रियासत शाह ने अपनी आंखें दूर खला में जमा रखी थी। शायद वो चश्मे तसव्वुर से आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर देख रहा था। ठीक है शाह जी, एक अर्ज करना थी। अगर इसने अपने बात अधूरी छोड़ दी, शायद कहने का हौसला नहीं कर पा रहा था। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? कुछ पैसों वगैरह की? नहीं पीर बादशाह, नहीं, बाखुदा ये बात नहीं। मैं दरअसल इस मर्तबा थानेदार ने तड़प कर उसकी बात काटी थी और रियासत शाह की घाक नजरों ने उसके अंदर की हविसनाकी को देख लिया था। ओह, ये बात है। रियासत शाह ने कहका बुलंद किया तो एसएचओ चौधरी नजाफत के असाब ढीले पड़ गए। उसे अंदाजा हो गया था कि बड़े शाह साहब इसकी दिल की बात समझ गए हैं। चौधरी, हम बरसों की दोस्ती को 2 टके की तवाइफ पर कुर्बान नहीं किया करते। हमने तुम्हारी मेहनत का मुआवजा दे दिया है, उनसे खुद वसूल कर लेना। हमारी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इजाजत है, रियासत शाह ने कहा और चौधरी नजाफत बेकाबू से घुटने छूने आगे बढ़ गया। आपके बच्चे जी हैं शाह जी, बड़े तवील अरसे के बाद ऐसा हीरा हाथ लगा है। उसने बेशर्मों की तरह करीबन हाथ बांधते हुए कहा। अब तुम जाओ, रियासत शाह ने उठते हुए कहा और फजल शाह को इशारा कर दिया, जिसने एक गड्डी जबरदस्ती एसएचओ नजाफत की जेब में ठोस दी। थाने पहुंचकर चौधरी ने सबसे पहले सिपाही मोहम्मद दीन को अपने कमरे में तलब किया। सर जी, वो डॉक्टर की तरफ क्या है? मुंशी मुहर्रर ने एड़ियां बजाते हुए कहा। क्या हुआ? क्या दौरा पड़ गया था उसे? चौधरी को खौमखा ही गुस्सा आ गया। जनाबे वाला, वही पुराना पेट दर्द। आप हुक्म करें सरकार, खादिम हाजिर है, जो खिदमत भी हो। मुंशी को अगर अपने नंबर बनाने का मौका मिला था तो वो क्यों जाया करता? वो तो पहले ही मोहम्मद दीन से बहुत खार खाता था।
चौधरी ने एक भरपूर नजर उस पर डाली और अंदाजा लगा लिया कि बंदा अपने काम का है। ओए क्या बना है इन औरतों का, उन्हें खाना दिया है या नहीं, उसने अगला सवाल दागा। जनाबे वाला खाना इन्होंने नहीं खाया, कुछ फल फ्रूट खा लिया है, मुंशी ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। ठीक है मैं करवाता हूँ इन्हें डिनर। मुंशी लड़की को मेरे क्वार्टर में पहुंचा दो और उसकी माँ को अपनी हिफाजत में रखना। खबरदार तुम्हारे अलावा कोई भी उसके नजदीक फटका तो मोहम्मदीन को भी गश्ती ड्यूटी पर भेज देना, समझ गए ना। चौधरी ने नजाफत ने उसकी तरफ देख कर आंख दबाई। मुंशी के तो जैसे भाग ही खुल गए थे। हुक्म की तामील होगी जनाब, इसने एड़ियां बजाई। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना सालों सबकी ऐसी खिंचाई करूंगा कि जिंदगी भर लाइन हाजिर होगे। जनाब आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। मुंशी ने गुलामों की तरह गर्दन झुकाई। थोड़ी देर बाद ही वो जरूरी इंदराज करने के बहाने दैरा बाई को उसकी माँ से बाहर अलग ले आया। इनायत बाई ने जब उसके सामने फजल शाह का नाम लिया था तो इसने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग बहुत डर गए हैं। बेचारे शायद कानून के हाथ मजबूत थे वरना इन्हें बड़ी इज्जत से घर पहुंचा कर आते। इन्होंने माँ बेटी को इतना ही एहतराम दिया था जितना वो अपने घर आने वाले ग्राहकों को दिया करती थी। जब मुंशी जहरा बाई को ले जाने लगा तो उसने यही सोचा था कि मामूल की लिखत पढ़त होगी। यूं भी इसकी बेटी कोई ऐसी चूची नहीं थी कि शरीफ बच्चियों की तरह उनके काबू आ जाती। इसने तो बड़ी होशियारी से हनीफ खां को भी पैगाम भेज दिया था, लेकिन इसके अंदाजों के बरक्स जब 5 के बजाय 15-20 मिनट गुजर गए तो इसे धड़का सा लग गया था। फिर आधा घंटा गुजर गया लेकिन जहरा वापस ना आई तो अब इसे यकीन हुआ चला था कि इसके खदशात बजा हैं। उसने शुरू ही से थानेदार की आंखों में अविस्नाकियां तैरते देख ली थी और न जाने कब से उसकी बेटी पर नजरें जमाए बैठा था, कहीं बच्ची को नुकसान न पहुंच जाए। ये लोग तो बड़े वहशी और दरिंदे होते हैं, इसने दिल ही दिल में सोचा और सहम कर खुद को हालात के धारे पे छोड़ दिया। अचानक ही उसे अपने कमरे के बाहर लगा ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। या मौला खैर, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला।